हेलो एवरीवन। फाइनली हमारे नए नवेले आरबीआई गवर्नर का क्रिप्टो के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है। वो स्टेटमेंट वही पुराना धुराना कि हमें क्रिप्टो से बहुत डर लगता है, लेकिन आज मैं आपको एक कहानी के थ्रू बताऊंगा कि ये डर इसलिए नहीं कि क्रिप्टो बुरा है, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, नंबर वन। एंड नंबर टू, कैसे इस एफिशिएंसी से पर्टिकुलरली स्टेबल कॉइन्स की मदद से कौन से स्टॉक्स एंड क्रिप्टो हैं, स्टॉक्स की भी बात होगी जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉफिट बन सकता है। अभी एक नया नया वाला आईपीओ आया था सर्कल का, जिसने 4x का रिटर्न दे दिया है 3-4 दिन में। तो बात यह है कि आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि क्रिप्टो हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है और हमें अभी भी डर लग रहा है कि ये हमारे करंट फाइनेंशियल सिस्टम को तोड़ के रख देगा। तोड़ के क्यों रख देगा ये समझाता हूँ मैं आपको एक कहानी के थ्रू। 1990s में जब इंटरनेट आया था ना, तब यूएस गवर्नमेंट ने ये बोल के इंटरनेट के ऊपर बैन लगा दिया था कि ये कौन सी अजीब सी टेक्नोलॉजी आ गई है जहाँ लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हमें पैसे नहीं दे रहे, ईमेल्स के थ्रू बात कर रहे थे। तो उसको बंद कर दिया गया कि ये बहुत बुरा है। इसी तरीके से इंडिया में व्हाट्सएप आ रहा था, जब व्हाट्सएप से पहले जो सबीर करके हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को अपना पूरा स्टार्टअप वगैरह बेचा था, इंडियन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने भी कहा था कि वो व्हाट्सएप से पहले शुरू कर रहे थे, पर ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने ये बोल के मना कर दिया कि ये क्या बात है भाई, इंटरनेट पे लोग ये कर लें। अभी तक तो ईमेल्स पे बस मेल भेजी जा रही थी, मैसेजेस भी भेज दें, फोटोज़ भी भेज दें। तो जब भी कोई चेंज आता है तो ऐसा दिक्कत होता है। अब आरबीआई गवर्नर को दिक्कत इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो ये बात बोली है कि हमारे करंट फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए है क्योंकि स्टेबल कॉइन्स जो हैं दे आर द परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट। बाकी सारे क्रिप्टोज चाहे रियल, मतलब स्टेबल कॉइन इज एक्चुअली अ रियल वर्ल्ड एसेट। जो अभी क्रिप्टो में जो लोग थोड़ा सा भी फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने एक कैटेगरी सुनी होगी RWA, रियल वर्ल्ड एसेट। व्हाट इज रियल वर्ल्ड एसेट? कि रियल वर्ल्ड में जो भी एसेट है, गोल्ड, कार, हाउसेस, बॉन्ड्स, शेयर्स, उन्हें ब्लॉकचेन के ऊपर लाया जाए तो टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट, पूरा नाम ये है, शॉर्ट में RWA बोला जाता है। जो पहला प्रोडक्ट है जिस रियल वर्ल्ड एसेट को चेन पे लाया गया, ऑन चेन लाया गया, वो है डॉलर। इसीलिए आज जो हमारे पास स्टेबल कॉइन है USDC या USDT, ये टोकनाइजेशन ऑफ डॉलर ही है कि जितना डॉलर था उसको लेके अपने कॉफिन में रख के फिर उसका डिजिटल वर्जन निकाला गया। ठीक है, अब ये है स्टेबल कॉइन्स, और इसीलिए ये प्रोडक्ट मार्केट फिट इसलिए है क्योंकि अभी तक जब भी कोई चीज़ भेजी जाती है एक बैंक से दूसरे बैंक में, जब कोई आदमी ट्रांजैक्शन करता है तो बैंक इसी तरीके से पैसा कमाते हैं कि एक बंदा दूसरे को भेज रहा है तो उसमें से एक मोटा कमीशन अपने पास रखें। अगर पैसे बाहर से इंडिया में आ रहे हैं तो और बड़ा कमीशन बाहर अपने पास रखें। एंड द नंबर ऑफ डेज दे टेक टू सेटल द कमीशन, उस बीच में उस पैसे को वो जिस तरीके से घुमाना चाहें उस तरीके से घुमा सकते हैं। बाकी सब चीज़ें पर्ची के थ्रू होती है, स्विफ्ट सिस्टम बोला जाता है उसको। ठीक, लेकिन इन स्टेबल कॉइन्स की मदद से अगर कोई चाहे तो स्विट्जरलैंड में कोई काम कर रहा है, कोई बाहर काम कर रहा है, तो वो बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट पे, अगर किसी को 50,000 भेजने हैं तो उसमें से एक बहुत मोटा पैसा बैंक काट के रख लेता है, लेकिन एक नेग्लिजिबल कॉस्ट पे उसे अपने पेरेंट्स को भेज सकता है। बिजनेसेस 50,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन, 5,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन ऐसे कर सकते हैं बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट पे। इसलिए ये डिसरप्टर है, इसलिए बैंक, ये जो करंट फाइनेंशियल सिस्टम 100 सालों से चला आ रहा है, इसलिए इसे यहाँ से दिक्कत हो सकती है। हेनरी फोर्ड ने आज से 100 साल पहले कहा था कि अगर लोगों को ढंग से बैठ के समझा दिया जाए कि किस तरीके से बैंक्स ऑपरेट करते हैं तो अगले दिन हर बैंक में बैंक रन आ जाएगा। धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई हैं, पर अभी भी जो बाकी लैंडस्केप है वो और तेज़ी से बदल गया है, इसलिए यहाँ पे जो मिसमैच है एफिशिएंसी का वो बहुत तगड़ा है। अब आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। हम सब जानते हैं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया, मार्केट कैप है $3.7 ट्रिलियन, इंडिया की जीडीपी से ज़्यादा। इंडिया की ईयरली जीडीपी है $3.5 ट्रिलियन। ठीक है, आपको ये कह सकता है कि मार्केट कैप किसी कंपनी का ऐसे नहीं लेना चाहिए कंपैरिजन के लिए, क्योंकि टाटाज भी पाकिस्तान से बड़े हैं, पर फिर जीडीपी भी वैसे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको ये विक्स की डिब्बी आई लाइक इट देता हूँ और आप 10 रुपये में, और आप मुझे किसी और को 20 रुपये में दे देते हो, तो जीडीपी होगी 30 रुपये की। ठीक, तो जीडीपी, ये सारे नंबर्स इसी तरीके से बनाए जाते हैं, कुक किए जाते हैं। तो ज़्यादा बहस में ना उलझते हुए इस नंबर को ले लेते हैं, $3.7 ट्रिलियन एनवीडिया का, इंडिया जीडीपी $3.5 ट्रिलियन। अब इनके पास बस पैसा नहीं है,
इनका जितना भी पैसा आया और जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो रेवेन्यू विच हैज़ बीन जनरेटेड ऑन सिंगल एम्प्लॉय इज़ $3.7 मिलियन। $3.5 मिलियन से ज़्यादा हर बंदा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। लेकिन क्रिप्टो में एक कंपनी है जो $87 मिलियन जनरेट कर रही है। नाम है उसका टेथर, बिजनेस है उसका स्टेबल कॉइन्स का। धंधा खराब कर रहे हैं वो बैंक्स का एंड बैंक्स के माई बाप सेंट्रल बैंक्स का, आरबीआई, फेड, इन सब का। ठीक है, अभी आज से 4 दिन पहले सर्कल ने, जो यूएसडीसी स्टेबल कॉइन है, उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया है एज अ प्रोडक्ट मार्केट फिट। अभी तक बेस्ट स्टॉक में लोगों को बोलता था कि वो माइक्रो स्ट्रेटेजी अभी तक था, अभी भी है, क्योंकि जिस बिटकॉइन यील्ड स्ट्रेटेजी पे वो काम करते हैं वो बहुत यूनिक है, उसी को कॉपी किया जा रहा है। ट्रंप का एक और स्टॉक भी है वो कॉपी कर रहा है, TMTG, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। लेकिन कॉइनबेस से भी बेटर जो है, क्योंकि कॉइनबेस का जो काम है ना, द यूज़ ऑफ एक्सचेंज, द एक्सचेंज तभी यूज़ हो रहा है जब बहुत ज़्यादा मार्केट चल रही है। अगर कोई ड्राई पीरियड आ गया तो एक्सचेंज का सारा रेवेन्यू ड्राई हो जाता है। सिमिलरली, मतलब नॉट सो सिमिलरली, ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ इट, जो USDC है उसका काम क्रिप्टो के बाहर है, स्टेबल कॉइन्स का काम क्रिप्टो के बाहर। जैसे मैंने आपको समझाया कि बिजनेसेस का ट्रांजैक्शन स्टेबल कॉइन के थ्रू हो सकता है, कोई रेमिटेंस अपने घर पे दूसरे देश में अपने दूसरी जगह भेज सकता है स्टेबल कॉइन के थ्रू, तो वो क्रिप्टो से एफिलिएटेड नहीं है, क्रिप्टो के थ्रू पावर्ड है, बट इट्स अ मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट्स जो इस वक्त फाइनेंशियल सिस्टम लैक करता है। ट्रांसपेरेंसी जो फाइनेंशियल सिस्टम लैक करता है, फीजिबिलिटी, द ईजीनेस ऑफ इट एंड द क्विकनेस जो होनी चाहिए पेमेंट सेटलमेंट में। तो उसकी वजह से जिस वैल्यूएशन पे आया था, $6 बिलियन की वैल्यूएशन पे आईपीओ आया था, अभी $30 बिलियन का है। 5x 4x हो चुका है, 6 4 24, 6 5 ऑलमोस्ट 5x हो चुका है। एंड USDT के फाउंडर ने कहा है, जो टेथर के को फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि अगर हम अपना आईपीओ लेके आएंगे तो वो 20-30 बिलियन डॉलर का नहीं होगा, उसका करंट जो पी रेशो के हिसाब से $500 बिलियन, आधे ट्रिलियन डॉलर का मार्केट होगा। और वो जायज़ भी है, क्योंकि टेथर ने जितना रेवेन्यू जनरेट किया है लास्ट क्वार्टर में, वो ब्लैक रॉक से ज़्यादा है। ब्लैक रॉक, कोई भी फाइनेंस में इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा है, सबको समझ आ चुका है कि ब्लैक रॉक इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी है। ब्लैक रॉक इस वक्त दुनिया की सबसे रिच ऑर्गेनाइजेशन है, $12 ट्रिलियन मैनेज करते हैं वो। तो अगर ब्लैक रॉक से ज़्यादा कमा रही है कोई कंपनी विद 40-50 एम्प्लॉयज़, इसीलिए हर एम्प्लॉय लगभग $100 मिलियन के आसपास जनरेट कर रहा है, तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है ही। और इसीलिए बैंक्स को ये डर है कि इंडियन बैंक्स को ये डर है, बाहर के लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर चुके हैं। इंडिया को लग रहा है कि उन्होंने UPI कर दिया है, तो वो इसमें से कुछ और तरीका निकाल सकता है। एंड दे आर ट्राइंग रियली हार्ड कि हम बहुत अच्छी तरीके से डिजिटाइज हो रहे हैं, लेकिन बाहर ये अनसक्सेसफुल रहा है मीजरेबली। और इसीलिए ड्यूशे बैंक जो है, जो $1.5 ट्रिलियन मैनेज करता है, उसने कहा है कि हम ठीक है यार, हो गया। क्रिप्टो में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो टोकनाइजेशन ऑफ डॉलर्स है, तो हम इसके अंदर जा रहे हैं एंड दे आर गोइंग इनटू स्टेबल कॉइन्स। पेपैल, जिसने पूरा डिजिटल इकोनॉमी शुरू किया, जो UPI वगैरह सब आजकल हम यूज़ करते हैं, इसका जो करता धरता है वो पेपैल ही है, द पेपैल माफिया। इसमें एलॉन मस्क थे, जिसमें डेविड शैक्स थे, जिसमें ये इस वक्त जिस बंदे का पूरा ये टैरिफ का पूरा आइडिया है, मैं नाम बोल रहा हूँ, पीटर थील, वो उनका पूरा आइडिया। तो ऑल दीज पीपल आर एग्रीइंग टू द फैक्ट कि स्टेबल कॉइन्स एक नया आइडिया। और अभी जो पेपैल के को फाउंडर है वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन की तो जो तारीफ है ही है, बट दे हैव completely turned their whole business model into stable coins and the tokenization of dollars। और स्टेबल कॉइन्स के थ्रू, अभी तक जो बैंक के थ्रू करते थे वो स्टेबल कॉइन्स के थ्रू करेंगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 90s में जिस तरीके से अमेरिका डरा था, 2007-8 के आसपास जैसे ट्राई डरा था, उसी तरीके से अभी भी क्रिप्टो को देख के इंडियन बैंक्स और इंडियन बैंक्स को रेगुलेट करने वाले सेंट्रल बैंकर्स एंड RBI गवर्नर्स डरे हुए हैं। और इंडिया का स्टांस रहेगा। बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि नए RBI गवर्नर आएंगे तो स्टांस बदल जाएगा, लेकिन आप ये भी देखें कि जो पुराने RBI गवर्नर हैं हमारे शांतिकांता दास, वो ही इज़ नाउ स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर।
तो उनकी पोजीशन आरबीआई गवर्नर से बहुत ऊपर हो गई है। ही इज़ डायरेक्टली इनटू द ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अपेरेंटली दे आर थिंकिंग कि कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें ये सब ना करना पड़े। लेकिन अब जो ये रेस है ये इसमें इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे जाता जा रहा है। ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी देखा जाए तो ट्रंप ने इतना ज़्यादा पाकिस्तान का साथ इसीलिए दिया क्योंकि पाकिस्तान ने स्टेबल कॉइन्स के ऊपर ही जो अमेरिकन, ट्रंप को हम लाख गालियाँ दे दें बट ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड ही इज़ बिल्डिंग हिज न्यू बिजनेस एम्पायर अराउंड स्टेबल कॉइन्स। इसीलिए जो पूरा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस आया है इसका पूरा काम ही यही है, जो USD1 स्टेबल कॉइन है। तो पाकिस्तान ने टेथर जो $500 ट्रिलियन की कंपनी उनके साथ नहीं किया, ट्रंप को खुश करने के लिए ट्रंप के स्टेबल कॉइन के साथ वो अपनी सारी लैंड वगैरह को टोकनाइज करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर सकता है बहुत ईजिली क्योंकि उनकी इकोनॉमी इज इनटू शैबल्स। तो उनको कुछ अब अपने अमेरिकन पार्टनर्स को खुश करना है और उनको एक नया गेम खेलना है। मतलब हॉकी पे इंडिया बहुत ज़्यादा जीतता था क्योंकि नॉर्मल मिट्टी पे खेलते थे हम, लेकिन जैसे एस्ट्रो टर्फ पे खेलने लगे बिल्कुल गेम का मैदान बदल गया पूरा तरीके से, है ना। तो उसी तरीके से पाकिस्तान कह रहा है कि हम पुराने Web2 के मैदान पे तो खेल नहीं सकते इस पे बाकी कंट्रीज खेल रही हैं, तो दे वांट टू कम इनटू Web3। और Web3 एज अ सिस्टम, अब चाहे कोई माने या ना माने, पर एक करंट फाइनेंशियल सिस्टम से सिर्फ रेस नहीं लगा रहा है, दे आर एक्चुअली विनिंग दिस रेस एंड दैट टू बाय अ वेरी बिग मार्जिन। ठीक, तो ये है आरबीआई का डर, ये है गवर्नर का डर, और ये डर बना रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई या तो कोई सोल्यूशन निकाल ले आरबीआई कि हम कुछ क्रिप्टो से ज़्यादा अनोखा कुछ कर लेंगे, या फिर वो एक्सेप्ट कर लेंगे। या तो एक्सेप्टेंस आ जाए या ये इग्नोरेंस कितने दिन चलेगी देखने वाली बात होगी। अब बताता हूँ जो मैंने कहा था कि कैसे कमाया जा सकता है इसमें। तो इसमें कुछ स्टॉक्स जो हैं जो स्टेबल कॉइन में रहेंगे। एक तो है USDC, ऑब्वियसली USDT अभी IPO आया नहीं है, ना ही उनका कोई वो है। एक इनडायरेक्ट तरीका है USDC में एक्सपोजर लेने का, बिटडियर, वो एक क्रिप्टो माइनिंग फर्म है और टेथर ने उसमें एक बहुत बड़ा स्टेक ले रखा है। तो अगर किसी को इनडायरेक्ट स्पेक्यूलेटिव बेट लेनी है USDT के ऊपर तो वो उसमें ले सकता है, वरना मार्केट में अभी स्टेबल कॉइन्स के एक्सपोजर के लिए USDC सर्कल ही है एक IPO की तरीके से। क्रिप्टो में दो अच्छी कंपनीज जो हैं वो हैं, जो दो अच्छे कॉइन्स हैं, एक है इथीना, जिनका जो लूना ने सोचा था, जिस जगह पे वो फ्लॉ कर रहे थे मैसिवली, और रून, दोनों चीज़ों ने उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत खूबसूरती से प्लग किया है। डीफाई कॉइन होने की वजह से उसमें वो बहुत ज़्यादा है, अपसाइड एंड डाउनसाइड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, बट इथीना एक अच्छा एक्सपोजर हो सकता है इस पूरे स्टेबल कॉइन बेट के लिए। ठीक, एंड इसके अलावा द सेकेंड वन वुड बी ऑन्डो। स्टॉक्स में एक मैं नाम भूल गया शुरू में, जो मैंने आपको बताया था, पेपैल 75% करेक्टेड है। दे आर ट्राइंग उनका पेपैल, जो अगर आप नंबरिंग के थ्रू देखोगे तो 250 नंबर के आसपास आता है मार्केट कैप्स के थ्रू, जो पहले 600-700 पे था। तो इट्स यूसेज इज़ इंक्रीजिंग, लेकिन अब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया। USDC, ट्रम्प का USD1, रिपल का RLUSD। ऑल्दो रिपल का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, उनका मार्केट कैप लगभग $1 ट्रिलियन या आधा ट्रिलियन आसपास, इसके $500 बिलियन के आसपास है, तो इसलिए मैंने उनका भी कोई नाम नहीं लिया। लेकिन पेपैल एंड सर्कल एज अ क्रिप्टो एंड इथीना एंड ऑन्डो, पेपैल एंड सर्कल एज अ स्टॉक एंड इथीना एंड ऑन्डो एज क्रिप्टो वुड बी अ गुड बेट ऑन दिस होल स्टेबल कॉइन नैरेटिव। ठीक है, बाकी बातें बाद में करते हैं, फिलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।